हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 17 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि पर 5,000 रुपया में बेचता है। ठीक है। विपिन इसे कासिम को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। इस समव्यवहार में विपिन को कितना लाभ होता है? ठीक है। देखिए, ये कह रहा है आशीष जो है विपिन को यह गाय बेचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे आशीष के लिए यह गाय का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। ठीक है। तो आशीष बेच रहा है किसको? विपिन को बी लिखेंगे और बेचने के दौरान इसको 20% का नुकसान हो रहा है। अगर आशीष का कॉस्ट प्राइस 100 है और 20% का नुकसान पर इसको बेचेगा तो कितना में बिकेगा? 80 में। ठीक है, 100 से 20% कम। अब आगे विपिन जो है इसे कासिम को बेचता है, कासिम को के लिखेंगे और उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। ठीक है, ना कि विपिन को। तो आशीष का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। अगर 100 पर आप 15% का लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? 115 में। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इस समव्यवहार में विपिन को कितना लाभ होता है? तो विपिन देखिए 80 में खरीदा था आशीष से और ये बेचा है कासिम को 115 में, तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट है? 20 इधर 15 इधर, 35 का प्रॉफिट है। अब ये 5,000 रुपया जो दे रखा है ये क्या है? ये आशीष जब विपिन को बेचा था तो विपिन के लिए 5,000 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, जिस मूल्य पर विपिन खरीदा। यानी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो 80 है ये 80 यूनिट का वैल्यू होगा 5,000 रुपया। तो 80 से इसको डिवाइड करेंगे और निकालना है ये विपिन का प्रॉफिट जो कि है 35, तो 35 से गुना कर देंगे। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये जीरो काट देंगे, उसके बाद 4 दूना, ठीक है 8 से काट देते हैं, 8 छः के 48, 2 20 हुआ, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, ये आया है। गुना कर देंगे, 35 दूना 70 बचा 7, 35 छः के 210 और 7 217 प्लस ये 0.5 से जब 35 में गुना होगा तो 35 का आधा 17.5 आप इसमें जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के 2170 प्लस 17 2187.5 इस सवाल का सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे, राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 58 वर्ष होगा। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, राम और सीता दोनों का वर्तमान रेशियो क्या है? 5:8 और ये 3 वर्ष बाद का योगफल है 58 वर्ष। अगर हम लोग वर्तमान में दोनों का योगफल निकालें तो कितना होगा? 3 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 2 लोग हैं राम और सीता दोनों, तो 2 बार 3 यानी कुल मिला के 6 इसमें आप माइनस कर दीजिए। तो 58 में 6 माइनस होगा तो कितना आएगा? 52 वर्ष। ठीक है। अब रेशियो यहाँ दे रखा, तो रेशियो में अगर योगफल निकाले तो 8 5 13 यूनिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में योगफल कितना है? 58 वर्ष। ये देखिए सीधा सीधा 4 गुना है। क्या निकालना है? राम की वर्तमान आयु। तो राम पहला वाला ये 5 यूनिट का है, तो 5 का भी ना गुना करेंगे 4 गुना, तो ये आ जाएगा 20 साल। तो 20 साल इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है। आगे, वर्तमान में एक आदमी की आयु 50 वर्ष और उसकी बेटी की आयु 22 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उस आदमी की आयु उसकी बेटी की आयु की 2 गुनी होगी? ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन है। ठीक है। तो आदमी का आयु कितना है? 50 साल और उसकी बेटी का आयु है 22 साल। अब ऑप्शन से उठाएंगे हम लोग कि क्या जोड़ने के बाद दोनों में ये पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू का डबल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? 18। 18 अगर जोड़ें, ठीक है, दोनों में, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 68। क्या ये 2 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो है पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरा जोड़िए 6। अगर 50 में 6 जोड़ेंगे तो ये 56 होगा और 22 में 6 जोड़ेंगे तो ये 28 होगा। क्या ये 28 का 2 गुना है 56? एकदम सही सही 2 गुना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका आप x मान के भी बना सकते हैं। ठीक है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले ये जो लाइन ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो 16 में 10 घटा दीजिए, 6 बचेगा। 12 में 6 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये 6 बचेगा। फिर आगे माइनस है, 14 में 6 घटाएंगे 8 बचेगा। फिर आगे माइनस है, 12 में 8 घटाएंगे 4 बचेगा। फिर 20 में 4 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो 16 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में बेलन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 880, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर। देखिए व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा यानी कि 7/2 गुना एच जो कि हमें निकालना है, बराबर एरिया कितना था 880 बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे, ये 7 7 कट जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएगा, 22 से ये कट जाएगा 4, उसके बाद 0, 40 बार में, तो एच का यही वैल्यू होगा 40। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तर 0 है तो उस द्विघात समीकरण में क्या होंगे, ऑप्शन इस तरह से दिया है। ठीक है, देखिए डी यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 रहता है तो क्या कंडीशन होता है, इनके दो मूल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और दोनों वास्तविक भी होंगे। तो इस कंडीशन में जब ये 0 के बराबर है तो ये ऑप्शन नंबर 1 2 इक्वल रियल रूट्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और आगे आप जानते हैं कि डी अगर 0 से बड़ा होता है तो दो वास्तविक और भिन्न मूल्य होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होता इस कंडीशन में। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 रहता है तो इनके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर बनता। ठीक है, तीनों कंडीशन याद रखिए। आगे, इसका अनुपात किसके बराबर होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। देखिए 9 है, यहाँ 3 है, तो 9 को आप 3 के पावर में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर पड़ेगा यानी 3 की पावर 2, और ये 3.5 पावर पहले से है, तो 2 में जब ये गुना होगा तो कुल मिला के 7 इसका पावर बनेगा। अनुपात 3 की पावर 5 है इस साइड। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 3 की पावर 5 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3 की पावर 2 और इधर 1, तो ये रेशियो बना। इसको 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इस तरफ 1, तो 9:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, समानुपात समीकरण ये है, x का मान ज्ञात करना। तो इसमें आप जानते हैं कि समानुपात में क्या होता है, बीच वाले दोनों का गुणनफल बाहर वाले दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 5 गुना x 5x होगा और इस तरफ 12 गुना 9 108 होगा। ठीक है, तो 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 एक का 5, 5 6 के 30, तो 21.6 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक थोक व्यापारी को तेल के एक टीन को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब यदि वह समान क्रय मूल्य वाले तेल के एक अन्य टीन को 696 रुपये में बेचने का फैसला करता है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, देखिए ये जब 540 में बेचता है तो इसको क्या होता है, 10% का हानि होता है, यानी ये 540 रुपया कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 100 में 10% कम यानी 90% का वैल्यू होगा। अगर इसको हम लोग 100% से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये टीन का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो 90 से ये कट जाएगा, 6 बार में 6 गुना 100, 600 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आया। अब ये इस सामान को कह रहा है कि 696 में बेचेगा, तो जब ये 696 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, आप घटा के निकाल सकते, नहीं तो यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, 6 से कट रहा है 100 बना लेंगे इसको, ताकि डायरेक्ट आप परसेंटेज जान पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 6 का 6 इधर 16, यानी 100 का सामान 116 में बिक रहा है, तो 16% का यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, इसका बहुलक ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि इस तरह के डेटा में जो अधिकतम बार आया होता है वही बहुलक होता है, तो चेक कर लेंगे 6 1 2, उसके बाद कहीं नहीं, तो 6 है 2 बार, 7 देखें तो 1, यहाँ पर 2 2 बार ये भी है, 81 देखें तो यहाँ पर है 81 एक बार। ठीक है, तो ये भी एक बार आया, लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 2 2 अगर देखें तो एक बार यहाँ है, फिर यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो कुल मिला के 2 जो है 3 बार आया है, तो मैक्सिमम 2 का रिपीटेशन है, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। आगे,
यदि x माइनस 1/x 5 है तो पावर 4 में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए x माइनस 1/x बराबर 5 है। अगर यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस का 2, कुल मिला के 25 2 27 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका शॉर्टकट जानते हैं, x माइनस 1/x बराबर अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाता है k का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 27 हो गया। अब पावर 2 से कहाँ जाना है, पावर 4 में। अगर पावर 4 में जाएंगे तो फिर से इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और राइट साइड बन जाएगा 27 का स्क्वायर जो कि होता है 729 और माइनस का 2 करना पड़ेगा इस बार। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 727। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लगा है ये चीज़ आप याद रखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर k रहता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होता है तो इस कंडीशन में k का स्क्वायर माइनस का 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर माइनस में वैल्यू दिया रहता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप इसको याद रखें। आगे, राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योगफल 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2 3 4 था। निखिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 10 वर्ष पहले का रेशियो हमें पता है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, और वर्तमान में योगफल दे रखा है 111। अगर हम लोग इन तीनों का योगफल 10 साल पहले जानना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये 111 में माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, 10। लेकिन यहाँ 3 लोग हैं तो 3 बार 10 माइनस होगा, कुल मिला के इसमें 30 माइनस करेंगे। 30 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 81। ठीक है, तो 81 साल जो है राम, निखिल और अश्विन की 10 साल पहले की आयु का योगफल है 81 साल। ठीक है, और रेशियो में इन तीनों का योगफल कितना हो रहा है 10 साल पहले, 4 3 7 2 9 यूनिट। अब सीधा सीधा कह सकते हैं 9 यूनिट का वैल्यू 81 साल है, सीधा सीधा 9 गुना है। अब क्या पूछ रहा है, निखिल की वर्तमान आयु। निखिल दूसरा नंबर पे है, दूसरा नंबर पे 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालिए। इसका भी 9 गुना करेंगे तो 27 साल इसका आएगा। लेकिन ये जो 27 साल आया है ये कब का आया है, ये 10 वर्ष पहले का रेशियो था तो 10 वर्ष पहले का आया है। वर्तमान पूछ रहा है तो आप आगे इसमें 10 साल जोड़ दीजिए तो कुल मिला के इसका 37 साल वर्तमान आयु निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 30 डिग्री है और सीधी रेखा यू वी जिसे क्यू आर के समांतर खींचा गया है। यह पी क्यू को एस पर और पी आर को टी पर प्रतिच्छेद करती है। निम्नांकित में से कौन सा सदैव सत्य होगा। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा एक डायग्राम बना के। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से। ये मान लीजिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर के समांतर खींचा गया तो क्यू आर को नीचे रख लेंगे और पी को ऊपर रख लेंगे। अब ये जो लाइन है यू वी, ये रैंडमली इस तरह से खींचा गया हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है, यू वी। लेकिन आगे कह रहा है कि ये जो यू वी है क्यू आर के समांतर खींचा गया और पी क्यू को एस पर, यानी ये जो है पी क्यू इसको एस पर प्रतिच्छेद करता है और पी आर को टी पर, तो ये बिंदु हो जाएगा टी। और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ऐसा सवाल में कह रहा है, तो ये दोनों समांतर है। अब आप कंडीशन जानते हैं कि अगर ये दोनों समांतर रहता है लाइन, तो इस कंडीशन में ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या होता है, समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो ये सी में कह रहा है कि त्रिभुज पी एस टी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर ये बड़ा वाला, ये दोनों समरूप हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा में कह रहा है एस टी बराबर क्यू आर बट्टा 2। एस टी यानी ये वाला जो लेंथ है ये नीचे वाला लेंथ का आधा होगा। ये अभी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये एस पॉइंट पी क्यू का मध्य बिंदु होता तब जाके ये क्यू आर का आधा होता, लेकिन ऐसा बात नहीं कहा गया, इसलिए ये जो है दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा। आगे पी एस बट्टा पी क्यू यानी पी एस पी क्यू, ठीक है। उसके बाद पी टी पी आर ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि दोनों समरूप है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये भी सही होगा थेल्स थ्योरम से। तो कुल मिला के ए और सी ये दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ए और सी ओनली, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये है तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर x प्लस वाई, यहाँ 125 है, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं
कि यहाँ पर आधार 5 है और यहाँ पर भी आधार 5 है। अगर आधार बराबर है तो पावर को क्या कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर पावर है x प्लस वाई और इस तरफ पावर क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा आप यहाँ से निकालेंगे, देखिए 5 की पावर x माइनस वाई और ये है 3125। आप जानते हैं कि ये होता है 5 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ भी आधार बराबर हुआ 5 5, तो पावर को इक्वल करेंगे, यानी कि इस तरफ पावर है x माइनस वाई और राइट साइड पावर है क्या, 5। तो यहाँ पर 5 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो y का वैल्यू निकालना, y का निकालना तो x को यहाँ से इलिमिनेट करिए। तो उसके लिए आप पहला समीकरण में से दूसरा को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y और राइट साइड 3 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 2 तो कट ही जाएगा, कुल मिला के y का वैल्यू माइनस का 1 आएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे इसमें कह रहा है ग्राफ में 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 6 तक के वर्षों को निरूपित करती है, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है 1 से 6 तक, ये वर्षों को निरूपित करती है। कितने वर्षों में निर्यात आयात से कम 10% अधिक है, ठीक है। मिनिमम 10% तो होना ही चाहिए, वो चीज़ आपको देखना है। और आयात से निर्यात अधिक, तो देखेंगे आयात मतलब इंपोर्ट और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो ये देखेंगे इंपोर्ट ऊपर है और एक्सपोर्ट नीचे है। पहला वर्ष अगर देखें तो 39 से 19 हो गया, तो यहाँ पर तो घट गया। और ये क्या कह रहा, आयात से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर आयात से कम है तो ये नहीं होगा, हटा दीजिए। दूसरा 120 से 105, यहाँ भी घट गया, हटा देंगे। यहाँ पर बढ़ा है 100 से 40 41 हुआ, तो यहाँ पर 41% का वृद्धि है, तो ये तो काउंट होगा। 128 से 98 हुआ, घट गया, ये नहीं होगा। 107 से 120 हुआ, तो यहाँ पर 13 का वृद्धि है, जो कि इसका 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये होगा। 148 से 159 हुआ है, तो यहाँ पर 11 का वृद्धि है, ठीक है। 11 का वृद्धि है, लेकिन ये जो 11 है ये 148 का 10% से कम वाला वैल्यू है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। कुल मिला के 2 वर्ष आया, एक ये तीसरा और ये पांचवा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देंगे सक्सेसिव। 30 बढ़ाया है, इसका मतलब प्लस का 30 करेंगे। 40 घटाया, माइनस का 40। एक बढ़ा है एक घटा है, तो आगे माइनस आएगा। 30 गुना 40/100, इतना परसेंट इसका चेंजिंग आएगा। तो ये 2 जीरो काट देंगे यहाँ से। 30 प्लस में है, इधर माइनस में कितना आ गया, 4 तिया 12, ठीक है। और उसके बाद 40, तो 52 यहाँ पर माइनस होगा। 30 में 52 माइनस होगा, तो माइनस का 22% आएगा। माइनस में है, इसका मतलब डिक्रीज है 22% का। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे यदि ये है तो y का मान ज्ञात करना। एक सवाल हो चुका है, इसमें बीच वालों को गुना कर दीजिए, y का स्क्वायर हो जाएगा। और बाहर वाले का गुना करेंगे तो 16 गुना 25 रहने दीजिए, ज़्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं। तो ये y का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल लेना। तो 16 का 4 आएगा और 25 का 5 आएगा, तो 20 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से किस निर्माता के पास कच्चे माल के मूल्य की तुलना में अंतिम उत्पाद के मूल्य में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कितनी थी, ठीक है। चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है 5 लोग और ये ब्लू वाला जो है ये रॉ मटेरियल का वैल्यू यानी कच्चे माल का, और ये जो है आपका प्रोडक्ट तैयार होने के बाद का वैल्यू है। और ऑप्शन पर नज़र डालें तो 2 ही लोग, एक फातिमा और एक हर्ष। तो हर्ष का चेक कर लीजिए और फातिमा का, बाकी को हटा देंगे, ठीक है। हर्ष का अगर देखें तो ब्लू से ये 40 से कितना किया है 50, तो 10 का वृद्धि किया 40 के ऊपर, तो 10/40 जीरो कटेगा, तो 1/4 कितना होगा 25%। और फातिमा का 30 से 40 हुआ, तो इसका भी 10 का वृद्धि है 30 के ऊपर, तो 1/3 ये होता है 33.33%। तो ज़्यादा तो इसी का हुआ फातिमा का, तो हर्ष हटा दीजिए, फातिमा में 33% वाला आंसर लगा दीजिए, ठीक है। आगे वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 2 अंकीय धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए आपको लिखना पड़ेगा प्रथम 5 2 अंकीय धनात्मक सम संख्या। तो 2 अंकीय पहली सम संख्या 10 है, उसके बाद 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18।
ठीक है। तो वो जो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या होगी जो इन सब से कटेगी वो क्या होगा, इन सब का एलसीएम। आप एलसीएम निकाल सकते नहीं तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 18 का मल्टीपल चेक करना आसान है। ठीक है। और ये 10 भी है तो इसका मतलब लास्ट में तो जीरो होना ही चाहिए, तो सब में जीरो है। उसके बाद 9 का मल्टीपल देख लीजिए, 2 1 3 5 8 नहीं है 9 का मल्टीपल, 4 3 7 5 12 ये भी नहीं है, 5 4 9 ये है, 10 6 16 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट और बार को छोड़ के जो नंबर बन रहा है वो लिखेंगे। तो नंबर क्या बन रहा है, 5323, 5323। अब इसमें माइनस वो करिए जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर केवल 5 है तो 5 इसमें माइनस कर देंगे। उसके बाद नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9। तो यहाँ पर 3 अंक है जिसका रेकरिंग हो रहा है तो 3 बार यहाँ 9 डालेंगे। उसके बाद जितने अंकों का रेकरिंग नहीं होता उतना जीरो, तो यहाँ पर 5 है जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा तो एक बार जीरो यहाँ पर डाल देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें घटाने के बाद ये कितना बचेगा, 5318, और नीचे 9990। क्या ये आंसर है, नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 2 से कट रहा है, ये ऊपर बन जाएगा कितना आपका 2652, इधर 5200 हो गया, उधर बचा कितना 118, तो 2659 यहाँ पर आएगा, और ये कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4995। तो ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान निम्नलिखित में से कितना होगा। ठीक है। देखिए इसको बेसिक से कैलकुलेट करने से बढ़िया है आप वैल्यू रख लीजिए। ठीक है। तो कौन सा वैल्यू रखा जाए, कॉट है 10 है तो हम लोग यहाँ पर ना ही जीरो रख सकते हैं ना ही 90 डिग्री रख सकते हैं, नहीं रखेंगे। ठीक है। उसके बाद 45 अगर रखेंगे तो 1 माइनस 10, 45 1 होता है तो ये जीरो बना, नीचे भी जीरो बन रहा है तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो हम लोग 0 डिग्री भी नहीं रख सकते हैं। तो बाकी दो वैल्यू बचा 30 और 60। अब 30 डिग्री रख लीजिए और कैलकुलेट करके आंसर लगा दीजिए, नहीं तो आप 135 डिग्री रख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा करके अगर आपको पता है तो। ठीक है। नहीं तो 30 डिग्री रखिए, सिंपल सा है, रूट अंडर क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 1 माइनस 10, 10 30 का मान होता है क्या 1/√3, तो 1 माइनस 1/√3 आएगा, और नीचे आ जाएगा कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है तो 1 माइनस √3 नीचे आ जाएगा, और इस पर स्क्वायर है। आगे इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस ये कितना होगा √3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे बन गया √3, और ये जो है पलट जाएगा और नीचे रह जाएगा, यानी 1 माइनस √3 में माइनस आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है। ये वैल्यू कुल मिला के ब्रैकेट में आया। ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करिए, देखिए √3 माइनस 1 यहाँ है, कट जाएगा ये। ठीक है। तो ये माइनस का √3 बचा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर √3, और स्क्वायर में है तो कुल मिला के इसका वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 1/3, 3 का 3 1 4/3 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और 3 का नहीं आएगा, ये रूट के अंदर रहेगा। तो 2/√3 किसका वैल्यू होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर देखें तो यहाँ पर सेक ए यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है 2/√3 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और -1/2 है। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1/2, कुल मिला के ये 3/2 बचेगा इंटू एक्स। ठीक है। और लास्ट में प्लस अल्फा बीटा, तो इन दोनों को गुना करके देना, तो माइनस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ फ्रैक्शन बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे पूरा इक्वेशन में 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये माइनस का 2 बराबर 0। ये आपका आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे यदि एक ठोस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका भी 216 ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयतन घन का क्या होता है ए का क्यूब, जो कि है 216। अगर यहाँ से ए का वैल्यू निकाले तो इसका घनमूल लेना होगा, जो कि आएगा 6, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6a है 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ 36 पड़ेगा, फिर से गुना करने के बाद 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर 4। आगे एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD है,
इसमें ए बी बराबर ए सी है। ए टी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, तो डायग्राम बनाना होगा, एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वो ट्राइंगल है समद्विबाहु जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ए बी बराबर ए सी है तो ए को ऊपर रखेंगे, नीचे हो जाएगा बी और सी। इसमें ए बी और ए सी ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब ये कह रहा है ए डी जो है ऊंचाई है, तो ए से आप एक ऊंचाई खींच दीजिए इस तरह का आधार पर। ये 90 डिग्री पर होगा और इसका नाम है डी, तो ए डी इसका ऊंचाई हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए डी के संबंध में ये कौन सा विकल्प सही होगा ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ए डी डजंट बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ए डी जो है कोण ए को समद्विभाजित नहीं करता है। देखिए आप यहाँ पर याद रखिए, एक तो ये त्रिभुज समद्विबाहु और एक त्रिभुज समबाहु। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में जो है आपका ये जो ऊंचाई है जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं ये, उसके बाद मीडियन, ठीक है, माध्यिका, और फिर एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों कॉमन होते हैं। कौन से त्रिभुज में? एक समद्विबाहु त्रिभुज में और एक समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है यही इसका माध्यिका भी है और यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब क्या है? ये जो ए डी है कोण ए को दो बराबर भाग में बांटेगी, तो इस से संबंधित ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी ए डी जो है कोण ए को दो भाग में बांटती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 1344 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12, जबकि टोटल राशि कितना है? 1344। तो ये 1344 को 5 4 9 3 12 से डिवाइड करेंगे और निकालना क्या है? सबसे बड़ा और छोटा का अंतर। बड़ा 5 है, छोटा 3 है, दोनों का अंतर 2 आ रहा है, तो 2 से गुना कर दीजिए। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 224 रुपया इसका आंसर बनेगा। आगे प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात एक बस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि बस के प्रथम 2 घंटों में 80 किलोमीटर की दूरी तय की हो तो 10 घंटे में वह बस कुल कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, देखिए ये कह रहा है 2 घंटे में इस बस की स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, और ये बस प्रथम 2 घंटे में 80 किलोमीटर का दूरी कवर किया है, तो यहाँ से बस का स्पीड आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये 80 किलोमीटर को 2 घंटा टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 40 का स्पीड ये बस का निकल कर आएगा। ठीक है, अब आगे लिखिए 40 का स्पीड से जब ये कवर करेगा तो 2 घंटा तक चलेगा, जो कि सवाल में भी दिया है, तो यहाँ से 80 किलोमीटर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका स्पीड बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 जब बढ़ाएंगे 40 में तो ये 44 बन जाएगा। फिर 44 के स्पीड से ये 2 घंटा जाएगा तो यहाँ पर 88 किलोमीटर का दूरी कवर करेगा। ठीक है, फिर 44 से 4 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 48। 48 की स्पीड से 2 घंटा 96 किलोमीटर, फिर आगे 48 से 52 हो जाएगा, 52 की स्पीड से 2 घंटा यहाँ पर 104 किलोमीटर, फिर 52 से 56 हो जाएगा, इससे 2 घंटा तक 112 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल 10 घंटा ही इसको चलना है। अब देख सकते हैं 2-2 घंटा का है सब, तो 5 बार आए तो 10 घंटा हो गया। तो ये चला गया कुल दूरी है, इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो कितना होगा? 4 2 6 6 12 8 20, इधर 8 2 10 8 18 9 27 1 28 2 2 4, तो 480 किलोमीटर का टोटल दूरी कवर करेगा। ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।